बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 द वैरायटी ऑफ लाइफ से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेट्रोवायरस। देखें, पहली बात तो ये है कि वायरसेस हमने पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, रेट्रोवायरस होते क्या हैं। रेट्रोवायरस की आप लोगों ने यानी एक आम वायरस को रेट्रोवायरस में आपने फ़र्क क्या बताना है। रेट्रोवायरस की 3 खूबियाँ याद रखें। पहली बात तो ये है कि ये एनवेलप्ड होता है, यानी इसके बाहर एक झिल्ली होती है। दूसरी बात ये याद रखें, ये आरएनए होते हैं, यानी इनमें जो जीनोम है वो आरएनए होगा। और तीसरी बात, इनमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम होता है, ये आगे जाके देखेंगे इसका काम क्या है। ये 3 अगर चीज़ें, यानी एनवेलप्ड है, उसके अंदर आरएनए है और तीसरा उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग भी यही पढ़ रहे हैं रेट्रोवायरस। तो इंट्रोडक्शन, आरएनए ट्यूमर वायरस इज़ नॉन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत से आरएनए, क्योंकि रेट्रोवायरस में आरएनए ही होता है जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, ये बहुत अरसे से इंसानियत को पहचाने जाते थे, जाने जाते थे, ठीक है। और ये बहुत से जानवरों के अंदर ट्यूमर यानी कैंसर प्रोड्यूस करते थे, जैसे फाउल्स हैं, मुर्गियां वगैरह हो गई, ठीक है, ये परिंदे हो गए, रोडेंट्स हो गए, ये रैट्स वगैरह, बिल्लियाँ, इनके अंदर ये ट्यूमर क्रिएट करते रहे हैं आरएनए जो ट्यूमर वायरसेस हैं, जिनको हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। ह्यूमन के अंदर अगर एग्जांपल ली जाए तो ये HIV एक रेट्रोवायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स क्रिएट करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत बड़ी बीमारी है। और ये HIV जो है, ये वायरस है, ये रेट्रोवायरस है, ये क्रिएट करता है। इन वायरसेस को, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, इसी वजह से इनको ऑन्को वायरसेस भी कहते हैं। द वायरसेस विच कैन क्रिएट या विच कैन कॉज कैंसर। जैसे मैंने बताया कि इनके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, इनके बाहर इन्वेलप होता है, इनका डायामीटर जो है 100 नैनोमीटर होता है, और इनके बाहर झिल्ली होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इनमें होता है। फीचर्स इसके क्या है? रेट्रोवायरसेस जो हैं वो 2 इकसाम के हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जो किसी की तमीज़ नहीं करते। दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल ऑफ द होस्ट, कोई सेल भी वो ख़राब कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक होते हैं स्पेसिफिक, विच कैन इन्फेक्ट ओनली द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, सबको नहीं करेंगे। तो नॉन स्पेसिफिक जो होंगे, इन्फेक्ट एनी सेल, और जो मैनी इन्फेक्ट हो सेल दैट पोसेस रिसेप्टर साइट। प्रीवियसली जब हमने बैक्टीरियोफेज की एग्जाम्पल देखी थी कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कहाँ से दाखिल होते हैं, रिसेप्टर साइट से दाखिल होते हैं, और वो रिसेप्टर साइट अगर उनको होगी तो तभी वो उसमें दाखिल होंगे। उस रिसेप्टर साइट को दरवाज़ा समझ लें, उसको एंट्री पॉइंट समझ लें, तो वो उसी में दाखिल हो सकते हैं, वरना वो अगर रिसेप्टर साइट नहीं है तो वो उसमें दाखिल नहीं हो सकते। एक हो गया नॉन स्पेसिफिक, वो किसी सेल में भी दाखिल हो जाएगा, किसी सेल को अंदर भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन स्पेसिफिक वाले जो हैं, वो स्पेसिफिक एक रिसेप्टर साइट होती है, जो कि हमने बैक्टीरियोफेजिस में भी, बैक्टीरिया में भी देखी थी, वो उसके अंदर हम देख सकते हैं, वहीं से ही वो दाखिल हो सकते हैं। तो जो कुछ सेल्स को ही इन्फेक्ट कर सकें वो स्पेसिफिक हैं, जो किसी सेल की तमीज़ ना करें वो नॉन स्पेसिफिक हैं। अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स के केस के अंदर भी ये HIV जो है, ये भी एक स्पेसिफिक ही वायरस कहलाएगा, क्योंकि ये हर सेल जो है उसमें दाखिल नहीं होता जिसके ऊपर ये रिसेप्टर साइट होती है, जिस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर साइट होती है। आगे जाके देखेंगे भी, CD4 रिसेप्टर साइट बोलते हैं उसको। ये सिर्फ उसी में ही दाखिल हो सकता है, उसके साथ एड्जॉर्ब चिपकेगा, पेनिट्रेट करेगा, दाखिल होगा उसके अंदर, जिसमें वो रिसेप्टर साइट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं WBC, और उसमें हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, सिर्फ उन्हीं में ही ये दाखिल हो सकते हैं, इसी वजह से कि इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट होती है। और ये टिश्यू सेल्स, यानी जो ब्लड के वेसल्स हैं,
ठीक है, उनके अंदर की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी ये जो है ये इन्फेक्शन क्रिएट या पेनिट्रेशन कर सकते हैं। रेट्रोवायरस के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, ये एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, विच कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये आरएनए जो था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरल आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी ये वायरस के पास होता है, और ये अपने लिए जब होस्ट सेल में दाखिल होता है तो जो वायरल आरएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होकर देता है। ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं इसको। और ना सिर्फ ये सिर्फ हमारे होस्ट सेल को जो है वो इन्फेक्ट करता है, बल्कि यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इसने बनाया है हमारी बॉडी में दाखिल होके, हमारे सेल में दाखिल होके हमारे ही डीएनए के साथ जाके चिपक जाता है। जैसे प्रोफेज के अंदर हमने देखा था कि वायरल डीएनए होस्ट यानी बैक्टीरियल डीएनए से जाके चिपक गया था, वहाँ कहा था हमने इसको प्रोफेज। लेकिन यहाँ पे ये हमारे या जानवरों के जो से हमारा अपना डीएनए है, पहले अंदर आया बॉडी में, अंदर आके उसने आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, और फिर अपना डीएनए हमारे जो सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसके साथ जाके चिपक गया, तो उसको हम लोग फिर किस कंडीशन को बोलते हैं, प्रोवायरस। ठीक है, तो जब वायरल डीएनए और होस्ट डीएनए आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर भाई ये उसके अंदर कैंसर काजिंग भी कर देता होता है। वो सेल को तेज़ तेज़ रेप्लिकेट करता है, और आपको पता है कि जब सेल एबनॉर्मली ज़्यादा डिवाइड करे तो ये बीमारी क्या है, वो ट्यूमर है, वो कैंसर है। ठीक है, तो ये कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। फिर हम लोग एड्स की तरफ आते हैं। एड्स जो है, जैसे क्योंकि टॉपिक ही रेट्रोवायरस पे है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले इसकी रिपोर्ट 1980s में आई कुछ डॉक्टर्स के पास, और जो पेशेंट उनके पास उस टाइम आ रहे थे वो यंग मेल्स थे, और तमाम के तमाम क्या थे, होमोसेक्सुअल थे। उनकी हिस्ट्री ली गई तो पता लगा होमोसेक्सुअल थे। फिर कुछ ऐसे भी लोग डॉक्टर्स के पास आना शुरू हुए जिनको इसी तरह की, क्योंकि उस ज़माने में भी एड्स डिस्कवर तो नहीं हुआ था, लेकिन उनमें ख़ास तरह की अलामात आ रही थी, और वो अलामात फिर बाद में पता लगा कि नॉन होमोसेक्सुअल में भी पाई गई। अब क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा रिलेट करते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई, क्या हुआ, अपनी हिस्ट्री बताएं, तो पहले तो होमोसेक्सुअल में थी, फिर बाद में नॉन होमोसेक्सुअल। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये बीमारी किस तरह हुई, आप क्या समझते हैं, आपकी आदत क्या थी, या आपके साथ प्रीवियसली क्या गुजरा, तो इन्होंने बताया कि या तो उन्होंने ब्लड लिया था या कोई ब्लड का प्रोडक्ट लिया था अपनी बॉडी में लगाने के लिए। यानी कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में क्योंकि एड्स का पता ही नहीं था, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, किसी के पास अगर एड्स का वायरस है तो उनकी बॉडी में दाखिल हो गया। इनके अंदर अलामात क्या थी, चाहे वो होमोसेक्सुअल थे चाहे नॉन होमोसेक्सुअल थे, इनमें सीवियर नमूनिया था, रेयर वास्कुलर कैंसर, वही मैंने आपको बताया कि ब्लड कैपलरीज या ब्लड के हवाले से जो कैंसर होता है, सडन वेट लॉस, अचानक इनका वज़न गिर रहा था, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में वो नोड्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में, वो हमने देखा था नेक और ये आर्म पिट वगैरह के नीचे होती हैं, आपने चैप्टर 14 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो स्वोलन हुई हुई थी, वो फूली हुई थी। और लॉस ऑफ इम्यूनिटी, यानी इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हुआ था। अगर किसी को बुखार था तो वो ठीक नहीं हो रहा था, डायरिया था तो वो ठीक नहीं हो रहा था, खांसी थी तो वो ठीक, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारी एंटीबायोटिक या दीगर दवाइयों के साथ, मेडिसिन के साथ मिलके काम करता है, तो इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हुआ था। तो जाहिर बात है पूरी दुनिया बैठ गई इसके ऊपर कि ये पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं। तो फिर पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फ़्रांस में वाक़या है, और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो USA के अंदर है, 1984 में इन्होंने पहली दफ़ा इन पेशेंट्स के ब्लड में से ये वायरस तलाश किया, और इस वायरस का नाम 1986 या 1986 के अंदर रखा गया HIV। ये जो वायरसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बड़े स्पेसिफिक हैं, और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये तमाम वाइट ब्लड सेल का जो है ये मास्टरमाइंड है, ये तमाम इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने वाला यही एक सिस्टम होता है। यही सेल पे आके सबसे पहले वो तबाह कर देते हैं इसको, HIV हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, और कुछ
जो है साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको भी जाके जो है ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है, तो उनके सेल्स को भी जाके ये अफेक्ट करते हैं। तो इसमें ये हुआ कि इसके अगर हम लोग देखें इफ़ेक्ट्स के हवाले से, तो इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं। जब ये बॉडी में दाखिल होता है HIV इन्फेक्ट्स कॉन्टीन्यूस इन द होस्ट सेल, तो ये इन्फेक्शन जो है एक वाइट ब्लड सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये फैलती ही जाती है और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम वीक से वीकतर होना शुरू हो जाता है। तो साथ में द डिक्रीज ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये जो वायरस है रिट्रोवायरस, ये हर सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। टी लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और यही समझ लें कि जब डिफेंस वाले सेल कम होना शुरू हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ही होगा। फिर ज़ाहिर बात है जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो ससेप्टेबल टू मैनी डिजीज़। तो पहले तो अगर ये इंसान जो है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई हमारी बॉडी में कोई जम्स जा ही रहे होते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उनसे लड़ रही होती है। लेकिन जब ज़ाहिर बात है कि फ़ौज ही ख़त्म हो जाएगी, किसी मुल्क की आर्मी ही ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर मुजरिम भी ताकतवर से ताकतवर तरीन मुजरिम बन के निकल आएगा। इसी तरह वो जो पेशेंट है वो ससेप्टेबल टू मैनी डिजीज़ में चला जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ उसको घेर लेती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो HIV है ये होस्ट स्पेसिफिक है। देखा ये गया है कि ये मल्टीप्लाई करता है मंकीज़ के ऊपर, मंकीज़ में मौजूद होता है, नेचुरली मौजूद होता है, लेकिन उनके अंदर बीमारी पैदा नहीं करता। लेकिन इंसानों में क्योंकि एक रिसेप्टर साइट है जिसको हम CD4 रिसेप्टर साइट करते हैं, ना सिर्फ वो हमारी बॉडी में दाखिल होता है बल्कि हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, और मंकी को कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि उनमें वो दरवाज़ा CD4 रिसेप्टर साइट दरवाज़ा नहीं है, हमारे पास वो दरवाज़ा है, तो अंदर आके इसका मतलब ये है कि उधर बीमारी क्रिएट नहीं कर रहा, हम में ये बीमारी क्रिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि जानवर देख के अटैक करता है। तो हम लोग जो, हम भी क्योंकि एनिमल किंगडम में है, वो भी जानवर हैं, तो फिर ये उनको नहीं करता, हमें होस्ट स्पेसिफिक हमें स्पेसिफाई कर देता है। कॉजेज़ क्या हैं इसके फैलने के? एक तो इंटिमेट जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके ज़रिए ये फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड डोनर दे रहा है कोई, उसके ब्लड के अंदर HIV का वायरस मौजूद है तो वो दूसरे को रेसिपिएंट तक पहुंच जाएगा। तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग है। नंबर 4 हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह, इनको अक्सर बड़ा ख़तरा रहता है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि ज़रा सा इंजेक्शन पेशेंट को लगा और ख़ुद अपनी बॉडी में लग गया, गलती से भी लग गया, बेध्यानी में लग गया, तो अपने आप को भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। तो उसके बाद लास्टली आपने ये बताना है कि वैक्सीन इसकी ट्राई की गई 2001 के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो यानी कि ये रजिस्टर्ड नहीं हुई। इसका मतलब है इसकी सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आए। ये है HIV का डायग्राम, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बनाने के लिए आ सकती है। तो इसको आप लोगों ने लेबल कर देना है। ये आपको सामने ये देखें, ये कैप्सोमेयर से बना हुआ ये प्रोटीन कैप्सिड है, ये कैप्सिड आ जाएगा। ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जैसे मैंने बताया इसमें RNA होता है। फिर मैंने बताया था कि इनके अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये देखें ये इसकी जो है एनवेलप है, जो हमसे ही लेके भागता है, हमारी ही सेल मेम्ब्रेन, हमारे ही जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से ये एनवेलप बनाता है। और ये वो स्पाइक्स हैं, एनवेलप स्पाइक्स, कांटे हैं, जिसकी मदद से ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है CD4 रिसेप्टर साइट से। CD4 रिसेप्टर साइट क्या होती है वो हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बताएंगे। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।